नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। बड़ी खबर में बात करेंगे एनआरसी की, क्यों 40 लाख लोग भड़बड़ाए हुए हैं। पड़ताल करेंगे कि क्या वाकई बादल गंगा मैया से सीधे पानी लेने के लिए बवंडर बनाकर आए, और किस्सा सुनाएंगे मंदाकिनी की उस तस्वीर का जिसके बाद सब कहने लगे कि वो दाऊद की बीवी हैं, जबकि सच्चाई कुछ और थी। ये भी बताएंगे कि इस वक्त वो हैं कहाँ। बढ़ते हैं अपनी बड़ी खबर की तरफ। छोटे होने पर जब स्कूल में प्रार्थना होती थी तब हम बोलते थे हम भारत के लोग। ये भी बोलते थे कि सभी भारतवासी हमारे भाई बहन हैं। कुछ लोग और होशियारी दिखाते थे शिशु मंदिर में, चुपके से बोलते थे बस एक को छोड़कर। उनको लगता था पत्नी जो होगी भविष्य में उसको बहन कैसे बोल सकते हैं। तब हम बहुत लोड नहीं लेते थे भारत के नागरिक होने का, नागरिकता हमें ग्रांटेड लगती थी। लेकिन सोचिए आप एक सुबह उठें और आपको अचानक पता चले कि अगले साल आप वोट भी नहीं डाल पाएंगे, ना तो मोदी जी को ना किसी और जी को, जो भी आपकी पार्टी हो। क्यों? क्योंकि अब आप भारत के नागरिक नहीं हैं। ये कैसी बातें हो रही हैं? दरअसल ये बातें 2 रोज से कुछ ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि 40 लाख लोगों के ऊपर जो अभी असम में रहते हैं भारत की नागरिकता गंवाने का खतरा मंडरा रहा है। पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, सब लोगों ने अपने अपने दावे शुरू कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि 30 जुलाई यानी कि आज के दिन एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप का ड्राफ्ट जो है वो दूसरा जारी हुआ है। अब लोग टेंशन में आ गए हैं, इसलिए नहीं कि उनका नाम है कि नहीं, जो असम से बाहर के हैं वो इसलिए टेंशन में हैं क्योंकि बहस सब कर रहे हैं, पॉलिटिक्स सब बता रहे हैं। कोई बता नहीं रहा ठीक से कि या इलाही ये माजरा क्या है। हमने सोचा लल्लन टॉप बता देगा। लल्लन टॉप बताएगा कि क्यों इस एक्ट, इस ड्राफ्ट और इसके जो नए नए ड्राफ्ट आ रहे हैं उनसे भारत और बांग्लादेश की सरकारें थोड़ी सी हलकान हैं, थोड़ी सी अपनी एड़ियों पर खड़ी हुई हैं। क्यों आधे असम में धारा 144 लगी है, और क्यों राज्य पुलिस के अलावा 285 कंपनियां केंद्रीय बलों की असम में तैनात की गई हैं। पहला सवाल कि ये एनआरसी है क्या, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन, और ये आया कब से अस्तित्व में? बहुत सारी तारीखें बताई जाएंगी, पर उन तारीखों से पहले एक साम्राज्य की तरफ चलते हैं जिसका नाम था अहोम साम्राज्य। फिर अंग्रेज़ आए। अंग्रेज़ क्या लेकर आए असम में? वो धान लेकर आए और अहोम के पहाड़ों की ढलान पर उगाने के लिए चाय लेकर आए। पर इन बागानों में काम करने के लिए लोग चाहिए थे, लोग जो बंगाल, यूपी, बिहार से गए थे। इन्हें मेनलैंड कहा जाता था तब। असम को बेस बनाकर अंग्रेज़ों ने बाकी पूर्वोत्तर में अपना राज भी बढ़ाया। अंग्रेज़ी हुकूमत के ज़्यादातर जो बाबू होते थे वो बंगाली होते थे, हिंदू भी और मुसलमान भी। और तब आज का बांग्लादेश भी उसमें शामिल था। तब ना बांग्लादेश बना था, ना पूर्वी पाकिस्तान, ना पाकिस्तान। फिर अंग्रेज़ों के जाने का टाइम आया, बंटवारा हुआ, लोग ईस्ट पाकिस्तान में जाके बसने लगे। ईस्ट पाकिस्तान के लोग आके असम में बसने लगे। कई लोगों ने धार्मिक आधार पर अपनी सीमाएं बदली, और इसके चलते क्या हुआ कि असम में जो आबादी पढ़ने की दर थी वो बाकी देश के मुकाबले ज़्यादा हो गई। बाकी देश में 26% की दर से बढ़ रहे थे और असम में 36 और 35% की दर से। ये आज़ादी के बाद के पहले और दूसरे दशक की बात है। असम के लोगों को डर लगने लगा कि कहीं वो अपनी ही ज़मीन पर अल्पसंख्यक तो नहीं हो जाएंगे, और इसीलिए जब 71 की लड़ाई के पहले बड़े पैमाने पर बांग्लादेश के लोग सीमा पार करके यहाँ आने लगे तब सरकार और असम वालों की चिंता बढ़ गई। एक मोटा मोटी अंदाज़ा है कि लगभग 10 लाख लोग, जी 10 लाख अवैध शरणार्थी भारत में रुक गए। उनमें से कई ने असम की वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा लिए, और इस वोटर लिस्ट से ही बवाल शुरू हुआ। साल था 1978। असम में उपचुनाव होने थे, और जब उसके लिए जांच हुई तो पता चला कि वोटर लिस्ट में 50,000 वोटर्स बढ़े हैं। सरकार से उम्मीद की गई कि वो एक्शन लेगी, लेकिन सरकार ने ऐलान किया कि बांग्लादेश से जो लोग आए हैं उनको वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। जो असम के लोग थे वो उससे नाराज़ हो गए। बनी क्या? असम गण परिषद, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, ये सारी जो संस्थाएं बनी थी, इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिए जो हिंसक हो गए। उनकी एक ही मांग थी, बाहरी लोग बाहर जाएं, राज्य हमारा है। आंदोलन हुए, हिंसा हुई। 83 के नेली दंगों का जिक्र होता है जिसमें लगभग 2000 मुसलमान मार दिए गए। दूसरी तरफ से भी हिंसा रही, सरकार की तरफ से भी दमन हुआ, और इन सब की कीमत किसने चुकाई? आम असमिया ने, क्योंकि जो 855 आंदोलनकारी मरे थे वो उनके अपने लोग थे, उनके अपने बच्चे थे।
इतना सब हो रहा था, दमन चक्र चल रहा था, लेकिन चुनाव नहीं हो रहे थे क्योंकि लगातार बायकॉट की अपील दी जा रही थी। ऐसे में साल 1983 में इंदिरा गांधी एक एक्ट लेकर आई, इसको IMDT एक्ट कहते हैं। क्या है ये एक्ट? इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल, IMDT एक्ट। किस लिए बनाया गया? ताकि बांग्लादेशियों की पहचान हो, उन्हें वापस भेजा जा सके। लेकिन ये एक्ट इतना आसान नहीं था, इसमें बहुत सारी मुश्किलें थीं, इसलिए चला नहीं। फिर राजीव गांधी आए, उनके बेटे, उनकी सरकार आई और फाइनली उन्होंने जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, छात्र और दूसरे समूह, उनके साथ 15 अगस्त 1985 को एक समझौता उस पर दस्तखत किए, जिसे असम एकॉर्ड कहा गया। अब ये असम एकॉर्ड महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें वादा किया गया कि जो लोग 1951 से 1961 के बीच आए उन्हें पूरी नागरिकता मिलेगी। जो 1961 से 1971 के बीच आए उन्हें नागरिक तो बनाया जाएगा लेकिन वो वोट नहीं दे सकेंगे, मतलब अधूरी नागरिकता। और तीसरी और ज़रूरी शर्त कि 71 के बाद जो लोग आए हैं उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। दस्तखत हो गए। जो लोग आंदोलन कर रहे थे वो सत्ता में आ गए, असम गण परिषद के लोग। चीज़ें ऐसी ही चलती रहीं, कभी हिंसा, कभी बातचीत, सत्ता भी बदलती रही। फिर आया साल 2005। इस साल सुप्रीम कोर्ट ने IMDT एक्ट खारिज कर दिया। किसकी पिटीशन पर? एक आंसू नेता की, नाम सर्बानंद सोनोवाल, जो अब असम के मुख्यमंत्री हैं। 4 साल और आगे बढ़ते हैं। साल 2009 एक और पिटीशन दाखिल होती है, PIL दाखिल होती है फिर से सुप्रीम कोर्ट में। तब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो 1951 में काम शुरू हुआ था असम में, उसे अब पूरा कर देना चाहिए। क्या था ये काम? कि एक रजिस्टर बने जिसमें असम में रहने वाले भारतीय नागरिकों की पहचान दर्ज हो और जिनका नाम ना हो उन्हें विदेशी मान लिया जाए। यही है NRC। 2015 से NRC का काम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में शुरू हो गया है। तो अब क्या हुआ है? अब जो रजिस्टर बन रहा है उसके ड्राफ्ट आने लगे, यानी उसकी सूची आने लगी है। तो फिर मसला आया कि NRC में किसका किसका नाम दर्ज होगा। 3 करोड़ 29 लाख लोगों ने जो असम में रहते हैं इसके लिए अपना आवेदन दिया, अपना फॉर्म जमा किया। इसके बाद स्क्रूटनी शुरू हुई कि इनमें से किसके पुरखे 1951 के पहले आए, किसके बाद आए, या फिर किसके पुरखे 25 मार्च 1971 को जो वोटर लिस्ट जारी हुई थी उसके पहले आए। आपको अपना फैमिली ट्री स्टैब्लिश करना है। आपको ये साबित करना है कि आपके पूर्वज भारत के थे, असम के थे, कहीं और के थे, और इसी से आपकी नागरिकता साबित होगी। उसके बाद क्या हुआ? जब स्क्रूटनी हुई, जांच हुई, तो पहली लिस्ट रिलीज हुई। उसमें थे 1 करोड़ 90 लाख लोगों के नाम। ये लिस्ट कब आई थी? 31 दिसंबर 2017 को। बवाल कटा कि साहब बहुत सारे लोगों के नाम नहीं, फलाने का नहीं, ढिमाके का नहीं, बड़े बड़े नेताओं का नहीं। कहा गया तसल्ली रखिए, दूसरी लिस्ट आएगी। दूसरी लिस्ट आ गई 30 जुलाई को। अब आंकड़ा कितना पहुंच गया? 2 करोड़ 89 लाख, यानी कि 40 लाख लोग अभी ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भरा था लेकिन जिनका नाम नहीं आया है। और यही लोग मुसीबत में हैं। क्यों हैं? क्योंकि विदेशियों की पहचान के जो और तरीके हैं वो, और अब ये रजिस्टर, इनके बाद अगर वो घुसपैठिए हैं, अगर वो अवैध हैं, अगर वो शरणार्थी हैं, तो फिर उन्हें बाहर जाना होगा। कैसे होती है विदेशियों की पहचान? रजिस्टर तो अभी बन रहा है। कई बार क्या होता है कि जो असम की बॉर्डर पुलिस है, अगर उसे किसी पे शक हो जाए तो उसको पकड़ के फॉरेनर ट्रिब्यूनल ऐसे वहाँ भेज दिया जाता है। और अगर फॉरेनर ट्रिब्यूनल ने किसी को विदेशी करार दिया तो क्या होता है? तो फिर उनके नाम NRC में तो शामिल नहीं ही होंगे। 2011 में गुवाहाटी हाईकोर्ट का एक आदेश आ गया है, उसके बाद उन्हें डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा। ऐसे कुछ कैंप बनाए गए हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जो डी वोटर हैं, यानी कि ऐसे लोग जिनकी नागरिकता संदेह में है। ये वोटिंग कैटेगरी 1997 में बनी थी। इनके बारे में भी 2011 में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया था कि डी वोटर को भी फॉरेनर ट्रिब्यूनल में भेजिए और जब तक इनका फैसला नहीं आता इन्हें भी डिटेंशन कैंप में रखिए। तो जो डिटेंशन कैंप में लोग हैं वो, और जो अब इस रजिस्टर में नहीं आ पा रहे हैं, सबको अंततः जाना होगा। ये 40 लाख लोग जिनका नाम दूसरी लिस्ट में, दूसरे ड्राफ्ट में नहीं आया, अब इनको क्या करना होगा? ये 28 अगस्त से पहले अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, ऑब्जेक्शन बोल सकते हैं, पर साथ में सबूत देने होंगे। खतरा क्या है अब इसमें? ये जो पूरी कवायद चल रही बयानबाजी, सबसे पहले तो राजनीति। असम में भूमिपुत्र और बाहरी का विवाद काफ़ी अरसे से है और ये मामला संवेदनशील है।
डर है कि हिंसा ना भटके, है ना। हिंसा भड़केगी तो जाने जाएंगी और मासूमों की ही जाती हैं। IMDT एक्ट जिनकी पिटीशन से खारिज हुआ था सोनोवाल, वो असम के मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, और भाजपा ने साफ नारा दिया था कि बाहरियों को खदेड़ा जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये जो NRC तैयार हो रही है उसका सबसे ज़्यादा फायदा भाजपा को मिलेगा। ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल हवा हवाई मामला हो, तो हवा हवाई भी है और भौगोलिक भी है और वहाँ की अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला तो है ही। और जाहिर सी बात है कि NRC के लपेटे में सबसे ज़्यादा जो आएंगे वो मुस्लिम होंगे, क्योंकि शरणार्थी भी सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से आए और उसमें भी मुस्लिम आए हैं। सरकार एहतियात बरत रही है, सब लोग बयान जारी कर रहे हैं और बार बार सब लोगों को ये वादा दिला रहे हैं कि किसी बेगुनाह भारतीय को बांग्लादेश नहीं भेजा जाएगा और सबको अपनी बात कहने का, अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। उम्मीद की जाती है कि ये एहतियात बनी रहे, क्योंकि NRC के बाद अगर स्थिति हाथ से फिसली तो देश के अंदर रोहिंग्या जैसा संकट हो जाएगा। शरणार्थी होंगे लेकिन उनको लेने के लिए कोई मुल्क राज़ी नहीं होगा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे पड़ताल और मंदाकिनी का किस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है दी लल्लन टॉप शो में। अब बारी पड़ताल की। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है हमेशा की तरह। 1.25 मिनट का वीडियो है। लोग कह रहे हैं कि इलाहाबाद के संगम का है, साथ में मैसेज भी लिख रहे हैं, इलाहाबाद के संगम में गंगा से बादल पानी ले जाते हुए। अद्भुत। 24 जुलाई की शाम को हुआ प्रगति का ये अद्भुत नज़ारा देखिए, आप भी देखिए। सोशल मीडिया पे दबा के शेयर हो रहा है। फेसबुक पे हमने खोजा तो वी सपोर्ट नरेंद्र मोदी नाम का एक ग्रुप है, उसमें से 25 जुलाई को पोस्ट किया गया और 14,000 से ज़्यादा बार सिर्फ उस पेज से शेयर हो चुका है। ट्विटर पे भी अलग अलग हैंडल्स से इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। चमत्कार को नमस्कार किया जा रहा है। सच्चाई क्या है? लल्लन टॉप की टीम ने की पड़ताल। हमने इस वीडियो के स्क्रीनशॉट लिए और गूगल इमेज सर्च में डाले। फिर हमें पता चला कि ये वीडियो इलाहाबाद का नहीं, महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र के पुणे के पास एक गांव है जिसका नाम है रमाल्ला। 8 जून को यहाँ पर चक्रवाती तूफान आया। सेंटर फॉर सिटीजन साइंस के मुताबिक पहली बार ऐसा हुआ कि महाराष्ट्र में इस तरह का चक्रवात रिकॉर्ड हुआ हो। सेंटर ने यह भी कहा कि ये 2 मिनट के लिए हुआ था और इसकी रेडियस लगभग 800 से 1000 मीटर के बीच थी। अब ये चक्रवात क्या होता है? चक्र यानी कि जैसा कृष्ण जी के हाथ में होता है गोल गोल घूमने वाला, और वात यानी कि हवा। तो जब हवा गोल गोल घूमने लगती है, तेजी से घूमने लगती है, एक छोटी रेडियस में घूमने लगती है, तो उसे चक्रवात कहते हैं। भारत में ऐसा बहुत कम होता है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में ये नज़ारा अक्सर दिखता है। अगर आपको भी कोई नज़ारा दिखे जो आपको लगे कि फर्जी है तो उसे lallantopmail@gmail.com पर भेज दें, हम करेंगे उसकी पड़ताल। और अब बारी किस्से की। किस्सा भी सुनाऊंगा, पहले लल्लन टॉप क्विज सुन लीजिए। आज का लल्लन टॉप सवाल है, सरकार ने NRC में आपत्तियां दर्ज करवाने की आखिरी तारीख क्या डिक्लेयर की है? ऑप्शन ए 31 जुलाई, ऑप्शन बी 15 अगस्त, ऑप्शन सी 28 अगस्त या फिर ऑप्शन डी 31 अगस्त। जवाब के लिए SMS करें TLTQ स्पेस अपना जो भी ऑप्शन हो उसको टाइप करें और 52424 पर भेज दें और जीतें इनाम। और पिछली लल्लन टॉप क्विज के विनर हैं गुड़गांव हरियाणा से आकाश राज। आज मैं उस फिल्म, उस गाने और उस हीरोइन की बात करूंगा जो जब टीवी पर आती थी तब या तो चैनल बदला जाता था या फिर पहलू। इस गाने की वजह से ये तस्वीर देख रहे हैं, ये उस गाने की तस्वीर है। 80 के दशक के सबसे चर्चित गानों और सीन्स में से एक। ये दूसरी तस्वीर देखिए। अगर आपका बचपन अभी तक पूरी तरह गुम नहीं हुआ तो ये तस्वीर भी आपको याद आ जाएगी। दोनों में एक कनेक्शन है, किस्से के आखिरी में बताऊंगा। फिलहाल तो किस्सा शुरू करता हूं क्योंकि आज एक्ट्रेस मंदाकिनी का जन्मदिन है। मंदाकिनी फिल्मों में आई, कुछ चली कुछ फ्लॉप हुई, लोग भूल गए,
लेकिन 1994 में एक तस्वीर आई और सबको बहुत कुछ याद आ गया। तस्वीर में भारत का आतंकवादी भगोड़ा गुंडा दाऊद इब्राहिम था और उसके साथ थी मंदाकिनी। ये एक क्रिकेट मैच की तस्वीर थी और इसके बाद लोग नए सिरे से मंदाकिनी के बारे में बातें करने लगे। लोगों ने कहा कि मंदाकिनी दाऊद इब्राहिम की गर्लफ्रेंड हैं, दोनों के बीच अफेयर चल रहा है। उसके बाद कहा जाने लगा कि दाऊद मंदाकिनी की फिल्मों में पैसा लगाता है, प्रोड्यूसर्स को बंदूक की दम पर होंकता है कि अगर तुमने मंदाकिनी को नहीं लिया तो फिल्म नहीं बना पाओगे। ये भी कहा गया कि राम तेरी गंगा मैली में डिम्पल कपाड़िया का ऑडिशन हुआ था, लेकिन फिर मंदाकिनी को इसलिए लिया गया क्योंकि राज कपूर के ऊपर दबाव था। बातें यहीं नहीं रुकी, एक कत्ल का भी जिक्र आया। जावेद सिद्दीक एक फिल्म प्रोड्यूसर, कहा गया कि उसकी हत्या दाऊद ने करवाई क्योंकि उसने अपनी फिल्म में मंदाकिनी को नहीं लिया था। इतने सारे इल्ज़ाम, सफाई मंदाकिनी की साल 2005 में एक इंटरव्यू के ज़रिए सामने आई। उन्होंने कहा कि मैं भारत से बाहर शो करने जाती थी, दुबई भी जाती थी, वहीं पर दाऊद से मुलाकात हुई। वो मुलाकात वैसी थी जैसी एक फ़ैन और फिल्म स्टार की होती है। मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, हमारे बीच कुछ नहीं था। मंदाकिनी ने और भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि जब 1994-95 में मेरी और दाऊद की वो फ़ोटो आई तो मेरी ज़िंदगी बदल गई। रिपोर्ट आने लगी कि मैंने उससे शादी कर ली है और मेरा एक बेटा भी है उसके साथ, मैं उसके साथ दुबई में रहती हूँ। ये सब झूठ था। मेरी शादी तो किसी और से 1990 में ही हो गई थी और मैं तब मुंबई में ही रह रही थी। किससे हुई थी मंदाकिनी की शादी? मंदाकिनी की शादी हुई थी उस क्यूट बच्चे से जो शुरुआत में दिखाया। बच्चा भी बड़ा हो गया और उस बच्चे का नाम है डॉक्टर काग्यूर रिनपोचे। काग्यूर और मंदाकिनी मुंबई के यारी रोड इलाके में रहते हैं। क्या करते हैं काग्यूर? पहले वो बौद्ध भिक्षु थे, दलाई लामा के समर्थक हैं, तिब्बत आज़ाद तिब्बत के समर्थक हैं और एक तिब्बती औषधि केंद्र चलाते हैं मंदाकिनी के साथ। मंदाकिनी योगा भी सिखाती हैं। और हम क्या सिखाते हैं? हम सिखाते हैं जीवन जीने के लुत्फ से भरे तरीके। अगले रोज़ फिर आएगा दी ललन टॉप शो। शुक्रिया।